हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका तैयारी वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। पिछले कुछ समय से हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार पीसीएस इत्यादि के लोक सेवा आयोग द्वारा जो कंडक्ट होने वाली परीक्षाएं हैं उनके सिलसिले में, आरओ एआरओ की जो परीक्षाएं हैं उनके सिलसिले में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सामान्य अध्ययन का। ठीक है, सामान्य अध्ययन की इस कड़ी में हम लोग पढ़ना शुरू किया है भूगोल से, और भूगोल में पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान। अगर भूआकृति विज्ञान की बात करें, जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें, तो हम लोगों ने पिछले दिन से शुरू किया है क्या, प्लेट टेक्टोनिक यानी प्लेट विवर्तन की। आपको पहले से आइडिया होगा, आपने एकेडमी को पढ़ा होगा, छोटे मोटे कंपटीशन की तैयारी करते समय पढ़ा होगा कि प्लेट टेक्टोनिक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे और आपके लिए। इस सिलसिले में बात करने की जरूरत नहीं है, ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इतना ही जानते रहिए। बढ़ते हैं क्लास की तरफ, शुरुआत करते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था प्लेट के बारे में। किसके बारे में? प्लेट क्या होता है। आपने जनरल आइडिया लिया था कि स्थल मंडल जो होता है यानी लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर की बात करें, आपने लिथोस्फीयर को जाना था कि जो क्रस्ट है यानी भूपर्पट्टी और जो मेंटल का ऊपरी क्षेत्र है यानी प्रवार का ऊपरी क्षेत्र, इसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर। ये इसकी गहराई हमने माना था लगभग 100 किलोमीटर के आसपास, यानी लिथोस्फीयर। और ये जो लिथोस्फीयर होता है ये स्थेनोस्फीयर, किस पर, स्थेनोस्फीयर पर ये तैर रहा होता है। ठीक है, स्थेनोस्फीयर का मतलब दुर्बलता मंडल पे। सारी कहानी यहीं से शुरू होनी है। जो स्थेनोस्फीयर है यानी जो दुर्बलता मंडल है, यहाँ पे संवहन धाराएं बहती हैं। संवहन धाराओं का मतलब यहाँ पे तापमान इतना ज्यादा होता है, तापमान के ज्यादा होने की वजह से जो वहां की चट्टाने हैं वो पिघली हुई अवस्था में हो जाती हैं। अब जाहिर सी बात है, टेम्परेचर की एक प्रवृत्ति होती है, यानी किसी को अगर ज्यादा उष्मा दे दिया जाए, किसी को ज्यादा टेम्परेचर दे दिया जाए, किसी चाहे पार्टिकल को चाहे किसी ह्यूमन बीइंग की बात करें, अगर उसे ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी तो क्या करेगा, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहेगा। स्थिर नहीं रहेगा, क्या करेगा, वो मूवमेंट करना चाहेगा। यही चीज होता है। होम्स ने बताया था इसके बारे में। किसने? होम्स ने, संवहन धाराओं के बारे में। हालांकि इनका यहाँ पढ़ने का विषय नहीं है, बस चर्चा कर लिया, नाम आप जानते रहिए, कहीं पूछेगा तो आप हल कर लेंगे। स्थेनोस्फीयर में संवहन धाराएं चलती रहती हैं, और ये संवहन धाराएं किस रूप में चलती है, आपको ऐसे जनरल आइडिया हम दे दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसे चलती रहती है संवहन धाराएं। संवहन धाराएं का मतलब यहाँ पे जो पिघली हुई अवस्था में चट्टाने हैं ऐसे मूव करती रहती हैं, और इनके मूव करने की वजह से, चूंकि ये मूव कर रही हैं, इसके ऊपर टिका हुआ क्या, आपका स्थल मंडल। जब स्थल मंडल टिका हुआ है तो इसके मूवमेंट के सहारे ये भी कुछ न कुछ मूव करेंगे, और जो इनके मूव करने की दर होती है ये विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो स्थेनोस्फीयर है, जो दुर्बलता मंडल है, यहाँ पर जो चट्टाने हैं वो चट्टाने सर्वत्र समान नहीं है। कहीं पर रेडियो एक्टिव मटेरियल की मात्रा ज्यादा है, यानी रेडियोधर्मी पदार्थों की मात्रा ज्यादा है। जहां पर रेडियोधर्मी पदार्थों की मात्रा ज्यादा है वहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा ऐसी कंडीशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। जब एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो वहां पे डिस्टर्बेंस की संभावना ज्यादा बनेगी। जहां पर रेडियो एक्टिव पदार्थ कम है वहां पे ऐसी घटनाएं होने की संभावना थोड़ी सी कम होगी। ये जो मोमेंट है इनका, किसका, स्थल मंडल, यानी इसी तरीके से ये प्लेटों के में खंड खंड के रूप में, प्लेटों के रूप में टूटी हुई होती है। आप प्लेटों के रूप में टूटी हुई होने का मतलब क्या है, यहां पर हमने बताया स्थेनोस्फीयर में जो नीचे मटेरियल है ये सर्वत्र समान नहीं है। कहीं पर ज्यादा एनर्जी है, जहां रेडियो एक्टिव पदार्थ ज्यादा होंगे वहां पे ज्यादा टेम्परेचर होगा और भी ज्यादा। तो ऐसी कंडीशन में चट्टानें जो पिघली अवस्था में है इनका मूवमेंट की स्पीड जो है, वेलोसिटी जो अलग अलग होगी। ऐसी कंडीशन में इसी के आधार पर जो स्थल मंडल है वह कई खंडों में विभक्त हो जाता है, और जो कई खंडों में विभक्त हो रहा है इन्हीं खंडों को कहा जाता है क्या, प्लेट। ये बात आपने कल सीखा था, जाना था। इन्हीं प्लेटों के बारे में यहाँ पे अध्ययन करना है थोड़ा सा। मेरी आदत है कि जैसे एक नई कक्षा जब हम शुरू करते हैं पिछली चीजों को जरूर कनेक्ट करते हैं। हो सकता है किसी ने पिछली क्लास को ना अटेंड कर पाया हो, उसके लिए आवश्यक हो गया, या आपने अटेंड भी किया है, रिवीजन भी किया है, कुछ चीजें कंफ्यूजन में रह गई हो, ऐसा भी हो सकता है, या कुछ चीजें माइंड में नहीं बैठी हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए रिवीजन कर देते हैं, जिससे कि जो आज की क्लास होती है, मतलब प्रेजेंट डे की जो क्लास होती है वो बेहतर समझ में आए। इसलिए पिछली कक्षा को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने समझा क्या, स्थेनोस्फीयर में क्या होता है, मैग्मा चैम्बर होता है। बात समझ गए ना। यहाँ पे जो दुर्बलता मंडल में जो चल रही धाराएं हैं, इन धाराओं की वजह से जो स्थल मंडल विभक्त होता है इसी को कहते हैं प्लेट। और इन प्लेटों की बात करें तो हमने दो प्रकार का प्लेट देखा था। एक क्या था, मेजर, मेजर का मतलब मुख्य,
और दूसरा क्या था, माइनर। संख्या की बात करें, मेजर की संख्या 7 थी। कौन कौन सी थी, प्रशांत महासागरीय प्लेट, उत्तरी अमेरिकी यानी नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, अफ्रीकन, इसके बाद क्या था, यूरेशियन, इसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, ऐसे 7 प्लेटें थी। एक था लास्ट वाला अंटार्कटिका। ये 7 प्लेटें थी। इसके अलावा ऐसे माइनर प्लेटें बहुत सारी हैं, हालांकि मुख्य 20 चुना गया है। ऐसे तो रिसेंट रिपोर्ट के देखें तो सैकड़ों प्लेटों के बारे में चर्चा की गई है। ये अध्ययन का विषय ये चलता रहेगा। माइनर प्लेटों में जो मुख्य प्लेटें हैं, जैसे नास्का हो गया, कैरेबियन हो गया, फिलीपींस हो गया, ठीक है, एल्यूसियन हो गया, ये सारी प्लेटें हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करना, अध्ययन करना। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, इन्हीं प्लेटों के संचलन के बारे में। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, हम प्लेट तो कल भी पढ़े थे, तो आज प्लेट पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। प्लेट पर आज इतना जोर देने का उद्देश्य यही है कि हम प्लेटों के आज मूवमेंट के बारे में पढ़े, प्लेटों के संचलन के बारे में पढ़ेंगे। आप शब्द से भी समझ गए होंगे किसके संचलन की बात कर रहे हैं, प्लेटों की, प्लेटों के, प्लेटों के, प्लेटों का संचलन। ठीक है, जो प्लेटों के संचलन पढ़ने की बात आती है, इसी के बारे में हमको अध्ययन करना है। देखिए, अब कहानी यहीं से शुरू होती है आज के लेक्चर की। यहां पर क्या है, ये स्टेनोस्फीयर है, स्टेनोस्फीयर है, और ये क्या है, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। बात क्लियर है, स्टेनोस्फीयर पर लिथोस्फीयर तैर रहा है। कहने का मतलब इसकी डेंसिटी इससे ज्यादा होगी, कम होगी, कम होगी। अब देखिए, जब हम महासागरीय सतह पर जाएंगे तो वहां पर देखते हैं क्या, वहां पर बेसाल्टिक चट्टानें मिलती है, और जब बेसाल्टिक चट्टानें मिलती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, महाद्वीपीय क्रस्ट की। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है न भी समझ में आ रहा हो, घबराइएगा नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पिछली कक्षाओं को जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेटों के जो मूवमेंट के बारे में बात करना है हमको। प्लेटों की मुख्य गतियां जो है 3 प्रकार से होती है। कैसे कैसे होती हैं, इसके बारे में आपको समझना है। आप एक चीज जानते हैं, इसके पहले हमने बताया था, प्लेटों को 3 भागों में, 3 प्रकार के प्लेटों के रूप में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। कैसी कैसी प्लेटें, एक को कहा गया क्या, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय। महाद्वीपीय प्लेट का मतलब क्या हुआ, ऐसी प्लेट जिसका अधिकांश भाग कॉन्टिनेंट पर है, महाद्वीपों पर है, इन महाद्वीपों के नीचे है, उसे कहेंगे क्या, महाद्वीपीय प्लेट। अफ्रीकन प्लेट हमने एग्जांपल दिया था। दूसरे की बात करते हैं, वो क्या है, महासागरीय प्लेट, यानी ओशनिक प्लेट। जब ओशनिक प्लेट की बात करेंगे, ओशनिक प्लेट क्या है, ऐसी प्लेटें जिनका अधिकांश भाग सागरों में पाया जाए, महासागरों में पाया जाए, उसे क्या कहेंगे, ओशनिक प्लेट। एग्जाम्पल के तौर पर आप पैसिफिक को ले सकते हैं, प्रशांत महासागरीय प्लेट को ले सकते हैं, क्योंकि प्रशांत प्लेट में महासागर ऑलरेडी लगा हुआ था। आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं कि प्रशांत महासागरीय प्लेट कैसी प्लेट होगी, महासागरीय प्लेट। अगली जो आती है वो क्या है, महाद्वीपीय, महाद्वीपीय कम महासागरीय, महासागरीय। कहने का मतलब जो महाद्वीपीय भी है, महासागरीय भी है, कहने का मतलब जिसका अधिकांश भाग महाद्वीप पे भी है और जो बचा हुआ भाग है महासागर पर, यानी उसका कुछ भाग महासागर पर, कुछ भाग महाद्वीप पर है। ऐसी प्लेटों को क्या कहते हैं, महाद्वीपीय सह महासागरीय प्लेट या कॉन्टिनेंटल कम ओशनिक प्लेट। ये बात आप समझे, ठीक है। 3 प्रकार की प्लेटें। अब हमें पढ़ना क्या है, ये प्लेटों का जो संचलन है क्या है। देखिए, प्लेटों और प्लेटों के संचलन की बात करें तो प्लेटों को पढ़ना इतना आवश्यक क्यों हो जाता है, इसके पीछे का आप पहले रीजन समझ लीजिए, क्यों पढ़ना हमें। ये जो प्लेटें हैं, जिन प्लेटों के बारे में हम अध्ययन करने चल रहे हैं, इन प्लेटों के संचलन के ही कारण, इन प्लेटों के मोमेंट के ही कारण जो विभिन्न प्रकार की आपदाएं वाली घटनाएं घटती हैं, या कह सकते हैं जो भूगर्भिक परिवर्तन होता है, या भूदृश्य पर जो दिखता है परिवर्तन, जैसे कि हम बात कर ले ज्वालामुखी, भूकंप की बात कर लें, ठीक है, जो द्वीपीय चापों की उत्पत्ति होती है समुद्र में, ठीक, ये सारी चीजें कहां से मिलती हैं, इन्हीं प्लेटों के संचलन पर डिपेंड करती है। बात कर लेते हैं किसकी, भूकंप की। बात कर लेते हैं किसकी, ज्वालामुखी की, ज्वालामुखी की। सुनामी को भी इससे जोड़ सकते हैं, सुनामी को जोड़ सकते हैं। पर्वत निर्माण को भी जोड़ सकते हैं इससे, किसके, पर्वत निर्माण, ठीक है। वलन, जानते हैं वलन क्या है, भ्रंशन, इन सब चीजों को आगे आप पढ़ने वाले हैं, वलन, भ्रंशन, ठीक है। खाइयों को जोड़ सकते हैं, यानी जितने भी
ये चेंजिंग होता है, इन चीजों की जो उत्पत्ति होती है ये निर्भर करती है प्लेटों पर। आपने एक बात सुना होगा, जो परिप्रशांत पेटी होती है, सरकम पैसिफिक बेल्ट होता है, वहां पे ज्वालामुखी ज्यादा आता है, भूकंप भी ज्यादा आता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे रिंग ऑफ फायर जो कहा जा रहा है, ये कहने के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों है, कैसे कहा जा रहा है, क्यों उसी बेल्ट को रिंग ऑफ फायर कहा गया, इसका कारण यही है, वह एक विशेष प्रकार की प्लेट सीमा पर अवस्थित है। अब प्लेट सीमा से बात आई, हमें क्या सबसे पहले जानना है, प्लेट सीमा होती क्या है। सीमा मतलब बाउंड्री। दो चीजें पढ़ना है, प्लेट बाउंड्री और प्लेट मार्जिन। समझते हैं क्या चीजें होती है, बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। देखिए, चूंकि प्लेटें दुर्बलता मंडल पर तैर रही, ठीक है, तो क्या हुआ, तो प्लेट के किनारों का संचलन, प्लेट के किनारों का संचलन पृथ्वी के भूदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही बात तो हम अब तक चिल्ला रहे थे, क्या हमने बताया था, क्योंकि प्लेटें जो हैं वो दुर्बलता मंडल पर चल रही हैं। जब दुर्बलता मंडल पर चल रही हैं, ऐसी कंडीशन में उनका संचलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या, भूदृश्य के आंतरिक और बाह्य दोनों परिवर्तन में। प्लेटों के संचलन से क्या आशय है, आप समझ रहे हैं, प्लेटें एक निश्चित डायरेक्शन में चलती हैं, उसी चीज को हमें समझना है। सबसे पहले हम प्लेट किनारा के बारे में देख लेते हैं, प्लेट किनारा क्या होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, यहां पर एक फिगर आपको नजर आ रहा होगा, ये प्लेट है, या एक प्लेट है, या एक प्लेट है, और ये दूसरी प्लेट है, ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये दो प्लेटें हैं, यहां पे दो प्लेटें हैं। अब दो प्लेटें, देखिए इसमें दो कंडीशन बन सकती है, या तो ये दोनों प्लेटें, तीन कंडीशन बन सकती है, सॉरी, या तो ये प्लेटें एक दूसरे के आसपास आ जाएं, ठीक है, तो कुछ होगा, क्या परिवर्तन होगा, इसको हम अभी सीखते हैं। या तो ऐसा हो सके कि ये प्लेटें एक दूसरे से दूर भागें, ऐसा हो सकता है। या तीसरी कंडीशन जो हो सकती है कि ऐसा कुछ बने, ये प्लेटें आसपास में एक दूसरे से ऐसे रगड़ खाती हुई चले। समझ रहे हैं कहने का मतलब, देखिए जैसे ये दो प्लेटें हैं, या तो ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के पास जाएं। अब देखिए, जब जाहिर सी बात है एक दूसरे के जब पास जाएंगे तो उसमें दो कंडीशन आनी है, इनका घनत्व तो मैटर करता है। कैसे, जैसे ये मान लेते हैं मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड का घनत्व कम है, डेंसिटी कम है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो डेंसिटी कम होगा, कहने का मतलब वो हल्का होगा, वो हल्का होगा तो ऊपर हो जाएगा। जिसकी बाएं हाथ की डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, इसके नीचे निक्षेपित हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वलन होगा, भ्रंशन होगा, मोरदार पर्वत बन जाएंगे, मोरदार पर्वत बन जाएंगे, खाइयां बन जाएंगी। इसी चीज को आप समझते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, जैसे ये दोनों प्लेटें हैं, ऐसे हैं आसपास में, ये दोनों एक दूसरे को दूर चली जाए। अब जाहिर सी बात है, आपने पढ़ा है, क्योंकि ये दुर्बलता मंडल पर तैर रही हैं, और जो दुर्बलता मंडल पर तैर रही है, दुर्बलता मंडल में क्या है, पिघली हुई चट्टाने हैं। अब जब यहां से ये परत हट गई तो चूंकि वहां पे एनर्जी भरी पड़ी है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, वो ऊपर निकलेंगी तेजी से, बहुत तेजी से निकलेंगी, उसी चीज को क्या कहेंगे, ज्वालामुखी। बात क्लियर है। यहाँ पे इस प्लेट को देखिए, इनके नाम को, इनकी विशेषताओं को हम आगे समझते हैं, बस आपको सिर्फ ये समझना है कि हमको प्लेट का मोमेंट पढ़ना क्यों है और किन किन मोमेंटों को पढ़ना है। तीसरी कंडीशन क्या है कि यही प्लेटें हैं, ये ना तो दूर जा रही हैं और ना तो पास आ रही हैं, बल्कि क्या है, ऐसे साइड में ऐसे रगड़ रही हैं। ऐसे में क्या होगा, जब साइड में रगड़ रही हैं, आप गेस किए होंगे, अनुमान लगाए होंगे, पक्की फर्श है, फर्श पे कोई तखत रखा है और कोई तखत को खींच रहा है। जैसे ये फर्श है, इस पर तखत को जब खींच रहा है तो क्या होता है, आप दूर खड़े हैं कमरे में, फिर भी आपको लगता है वाइब्रेशन आ रहा है, कुछ गनगना रहा है। जब वाइब्रेशन हो रहा है, ऐसी कंडीशन आप समझिए, इतनी भारी प्लेटें, इतनी बड़ी प्लेटें पूरे स्थलमंडल पे फैली हुई हैं, और ये प्लेटें जब ऐसे रगड़ खा रहे हैं तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में भूकंप ज्यादा आएगा। ज्वालामुखी भी हो सकता है, हालांकि ज्वालामुखी घटना छिटपुट होती है, बहुत कम चांसेज होते हैं, लेकिन भूकंप की चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, इस बात को समझना। इस बात को समझने से पहले हमें एक चीज और जानना पड़ेगा, जो अभी हमने बात किया था प्लेट किनारे की और प्लेट सीमांत की। देखते हैं क्या होता है। यहां पर देखिए दो प्लेटें आपको नजर आ रही हैं, दो प्लेटें नजर आ रही हैं। यहां पर ये वाली एरिया जो डॉटेड लाइन में आप देख रहे हैं, इसको देखिए, दो प्लेटों के मध्य स्थित जो संचलन क्षेत्र है, संचलन क्षेत्र का मतलब यही वाली एरिया तो संचलन करेगी। ये जो संचलन क्षेत्र है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं हम प्लेट किनारा। प्लेट किनारा का मतलब प्लेट बाउंड्री। बात क्लियर है। देखिए, मैं इन शब्द पे इस जोर दे रहा हूं, प्लेट बाउंड्री, और ये क्या है, प्लेट मार्जिन। इन शब्दों पर जोर देने का मेरा पर्पज क्या है,
उद्देश्य यही है कि ये शब्द बार बार प्रयोग किए जाएंगे। हो सकता है मैं प्लेट किनारा न कह करके प्लेट बाउंड्री कर दूं, ठीक है, प्लेट सीमांत न कह करके प्लेट मार्जिन कर दूं, तो दोनों बात आप जानते रहिए। हिंदी में कंफ्यूजन बना रहता है, इसलिए इंग्लिश का शब्द भी हम यूज कर लेते हैं। दो प्लेटों के मध्य स्थित जो संचलन क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? प्लेट किनारा। और जो संचलन क्षेत्र है वो क्या है? यही वाला जो डॉटेड लाइन है नीले कलर का, यही क्या? प्लेट किनारा। प्लेट सीमांत की बात करें, सीमांत का मतलब सीमा का अंत, सीमा का अंत, यानी जहां पर ये प्लेटें खत्म हो रही हैं। खत्म होने का मतलब ये देखिए, जो एकदम किनारे वाला एरिया है, ये वाला किनारे वाला एरिया है, ये क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा इस प्लेट की सीमा का अंत है, इसलिए इसे कहेंगे क्या? प्लेट सीमांत यानी प्लेट मार्जिन। अब आप समझिएगा, ये जो प्लेट बाउंड्री और प्लेट मार्जिन होता है, ये विशेष भूमिका निभाता है क्या? पृथ्वी के जो प्लेटों का मूवमेंट है इसमें विशेष भूमिका निभाता है, क्योंकि इसी के सहारे भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि सारी घटनाएं घटित होती हैं, जिनके बारे में आप आगे सीखने वाले हैं। आगे बढ़े, चलिए। प्लेटें को तीन प्रकार में बांटा जाता है। कैसे कैसे बांटा जाता है उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। पहला जो प्रकार है उसे कहते हैं अभिसरित या विनाशी प्लेट किनारा। देखिए, यहां पे कहा जा रहा है विनाशी प्लेट किनारा, या इसे भी ये भी कहते हैं क्या? व्ययित, व्ययित प्लेट किनारा। नाम को आप कंफ्यूजन में नहीं पालिएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपने अभिसरित पढ़ के गया है, अभिसरित ही एग्जाम में दे, विनाशी भी दे सकता है, व्ययित भी दे सकता है। लेकिन आप इस दुविधा से बचने के लिए क्या करेंगे? आप कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री याद रखिएगा, चाहे वो विनाशी देगा, चाहे व्ययित देगा, चाहे अभिसरित देगा, इंग्लिश एक ही देगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट का मतलब कन्वर्ज हो रहा है, एक दूसरे से आके जब मिल रही पास पास, क्या होगा? कन्वर्जेंट। अभी हम बात करने वाले हैं डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब डाइवर्ज हो रहा है, यानी दूर दूर जा रहे हैं। दूसरा किनारा क्या है? दूसरा क्या है? अपसरित या रचनात्मक प्लेट किनारा, या इसी को कहते हैं क्या? संवर्धित। क्या कहते हैं? संवर्धित यानी एनरिच्ड प्लेट किनारा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। बात क्लियर है? और तीसरा प्रकार जो है, थर्ड टाइप जो है, उसे क्या कहते हैं? संरक्षित प्लेट किनारा यानी कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री। बात क्लियर है? तीन प्रकार के प्लेट किनारों को आपने समझा, क्या क्या? अभिसरित, अपसरित और तीसरा संरक्षित। अब इनके बारे में हम देख लेते हैं क्या है, इनसे क्या फर्क पड़ता है। अपसरित प्लेट किनारा के बारे में देखेंगे क्या है। ठीक है, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर गतिशील होती हैं। देखिए, ये सब सारी चीजें अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस कर लिया, बस यहाँ पे आप सिस्टमेटिक कर लेना। वही जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर करती हैं गति, एक दूसरे की ओर का मतलब जैसे एक प्लेट ये हो गया, एक प्लेट ये हो गया। अगर कंडीशन ये बने कि ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करें, यानी ये इसकी ओर बढ़ जाए और ये इसकी ओर बढ़ जाए, तो ऐसे प्लेट किनारों को हम क्या कहेंगे? गतिशील होती है। ऐसे प्लेट किनारों को क्या कहते हैं? अभिसरित प्लेट किनारा। अभिसरित प्लेट किनारा या विनाशात्मक प्लेट किनारा। विनाशात्मक क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले अगली स्लाइड में। इससे फर्क क्या क्या पड़ता है? इससे फर्क ये होता है, वलन होता है, उत्थान होता है। ठीक है, उत्थान क्यों होता है, वलन क्यों होता है, इसके पीछे का कारण समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे घनत्व मैटर करता है। क्या मैटर करता है? घनत्व। जैसे इसका घनत्व कम है और इसका घनत्व ज्यादा है, ठीक है, अब क्या होगा? जो ज्यादा घनत्व वाली वस्तु है वो क्या होगा? नीचे बैठेगी। कहने का मतलब ये अगर मूव करेगा तो ये वाली भाग जो है इसके नीचे चली जाएगी और ये वाला भाग क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। एक उदाहरण समझते हैं, एक उदाहरण समझते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लें 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा। जैसे लोहे का कोई एक बाट है और 1 किलो रुई। अब यहाँ पर चूंकि दोनों का वजन बराबर है, लेकिन डेंसिटी का मतलब बात करें, यानी घनत्व की बात करें, दोनों का घनत्व अलग अलग। कैसे? घनत्व का मतलब वो उनके जो जिस मालिक्यूल से बने हुए हैं, जिस कण से बने हुए हैं, वो कितने पास पास है। अब ऐसे समझिएगा, घनत्व वही होता है। ठीक है, जब रुई को हम पानी में डालेंगे क्या होगा? तैरेगा, लेकिन लोहा को डाल देंगे बैठ जाएगा। क्यों? उसका घनत्व ज्यादा था, किसकी तुलना में? पानी की। ऐसी कंडीशन में क्या होता है? यही चीज लागू होता है यहां पर। कैसे होता है, यही हमें समझना है। ये जो ज्यादा घनत्व वाला प्लेट है, ये क्या होता है? कम वाले के नीचे निक्षेपित हो जाएगा। अब आप जानते हैं नीचे क्या मिलता है? नीचे क्या मिलता है? एस्थेनोस्फीयर। टेम्परेचर ज्यादा है, चट्टाने पिघली अवस्था में, और जब कोई प्लेट उसके नीचे जा रही तो वो भी क्या होगी? पिघलेगी। ऐसे इसके नीचे पिघलेगी। जब पिघलेगी तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में पिघलेगी तो वहां पे लावा बनेगा, मैग्मा बनेगा। ऐसी कंडीशन में अब कहाँ जाएगा वो?
जब नीचे वो घुसता जा रहा है ऐसी कंडीशन में वहां पे उत्थान होगा, किसका, पर्वत बनेगा। कैसे पर्वत बनेंगे, मोड़दार, मोड़दार पर्वत बनेंगे। और ज्वालामुखी की घटना भी घटित होगी, और ज्वालामुखी की जो घटना घटित होगी वो कैसी होगी, वह केंद्रीय प्रकृति की। आप जब प्रकार पढ़ेंगे आगे समझेंगे, केंद्रीय प्रकार की ज्वालामुखी की घटना घटित होगी। चलिए इसको फिगर से समझते हैं थोड़ा सा। यहां पर देखिए एक फिगर है आपके सामने, यहां पर देखिए एक प्लेट है, यहां पे एक दूसरी प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट का घनत्व तो क्या है, ज्यादा है। अब ये प्लेट मूव कर रही है इसकी तरफ, बात क्लियर है, इसकी तरफ मूव कर रही है, और ये प्लेट क्या है, इसकी तरफ मूव कर रही है। कहने का मतलब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के आसपास जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि इस प्लेट का घनत्व क्या है, यहाँ पे इसका घनत्व क्या है, ज्यादा है, और इस प्लेट का घनत्व क्या है, घनत्व कम है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब ज्यादा और कम घनत्व वाली चट्टानें यानी प्लेटें आपस में मिलती हैं, तो जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा है वह नीचे चली जाएगी और कम वाली ऊपर आ जाएगी। भाई सीधी सीधी बात है। आप अभी हमने रुई और लोहे का एग्जाम्पल लिया था, पानी में डालेंगे, सेम प्रक्रिया समझ लीजिए ऐसे जोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये निक्षेपित होगी, चूंकि नीचे क्या है, आप नीचे जान रहे हैं, नीचे पर क्या मिलता है, यहाँ नीचे क्या मिलता है भाई, देखिए ये स्टेनोस्फीयर है, और ये वाला जो प्लेट की बात कर रहे हैं ये क्या, लिथोस्फीयर का भाग है, ये लिथोस्फीयर का भाग है। नीचे क्या, स्टेनोस्फीयर, और स्टेनोस्फीयर में क्या होता है, पिघली हुई चट्टानें। अब ये जब वहां से ये वाली चट्टान जब इसमें आ रही है, ये भी पिघलेगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे उभार होना शुरू होगा, ठीक है। ये दोनों पास आ रही थी, यहाँ पे उभार होगा, और उभार होगा तो यहाँ पे क्या बनेंगे, पर्वत बनेंगे। कैसे पर्वत, मोड़दार। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, एंडीज पर्वत देख लीजिए, राकी पर्वत देख लीजिए, आपका हिमालय पर्वत, काकेशस, कुनलुनसान, ये सारे पर्वत क्या है, इसी प्रक्रिया से बने हुए हैं, ठीक है। आगे धीरे धीरे हम सब पे चर्चा करेंगे, किस किस प्लेट्स के टकराने से ये बने हुए हैं, सब इसी प्रक्रिया से बने हुए हैं। आई थिंक बात यहां तक क्लियर होगी। गर्मी बहुत है, चलिए आगे देखते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, अपसरित प्लेट किनारा का। हाँ एक चीज बताना भूल गए थे, यहाँ पे हम इसको कहते हैं क्या, विनाशी प्लेट किनारा कहते हैं। विनाशी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लेट जो जा रही है इसका विनाश हो रहा है, ये प्लेट नष्ट हो रही है। और जब प्लेटें नष्ट हो जा रही है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, विनाशी प्लेट किनारा, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अपसरित प्लेट किनारा, यानी इसी को कहते हैं क्या, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री या मार्जिन, जो भी पढ़ना रहेगा उसी के आधार नाम। ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था आपने देखा था, जैसे ये दो प्लेटें हमने मान लिया, अगर कंडीशन ये बने, ये प्लेटें अगर एक दूसरे के ऐसे अगर पास पास आ रही हैं तो कहने का मतलब क्या, अपसरित। यहाँ पे पास पास नहीं आएंगी, बल्कि क्या होगा, एक दूसरे के दूर दूर जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तब क्या होगा, ऐसी संरचना को हम कहेंगे अपसरित प्लेट किनारा, यानी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है, या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। बात क्लियर है। इससे क्या होगा, जब प्लेटें दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, ये कहानी आप हल्की हल्की समझ ही चुके हैं। चूंकि नीचे क्या है, नीचे क्या है, दुर्बलता मंडल। अब भैया जब ये चट्टानें दूर दूर जा रही हैं, प्लेटें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में यहाँ से जो लावा है ये ऊपर निकलेगा। जब लावा ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे निक्षेपित होगा, निक्षेपित होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ नया संरचना बन रहा है। ऐसी कंडीशन में इसे क्या कहते हैं, क्या, अपसरित प्लेट किनारा, या इसी को कहते हैं क्या, क्या, संवर्धित यानी एनरिच प्लेट किनारा भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इससे क्या क्या होता है, इसके प्रभाव के बारे में हम देख लेते हैं। यहां से क्या बनता है, दरार बनेगा। भाई जब दो चीजें दूर दूर जाएंगे दरार ही बनेगा, भ्रंश घाटी बनेगी, ठीक है, भ्रंश बनेगा। ज्वालामुखी की क्रिया होगी, देखिए यहाँ पे भी ज्वालामुखी क्रिया हो रही थी, पीछे भी ज्वालामुखी क्रिया। जब अपसरित प्लेट किनारा तब भी ज्वालामुखी क्रिया होगी, लेकिन कैसा होगा, केंद्रीय प्रकार का। यहाँ पे अपसरित है, कैसी होगा, ज्वालामुखी क्रिया होगी, लेकिन कैसा होगा, दरारी प्रवृत्ति का। देखिए एक एक शब्द जो बता रहे हैं ना, धैर्य से सुने रहिएगा। एग्जाम में जब बैठेंगे परीक्षा हाल में ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये एक एक शब्द का क्या कीमत था। जैसे सिर्फ हमने तो आसानी से बता दिया कि यहाँ पे ज्वालामुखी क्रिया होगी, ये बता के छोड़ देना था, लेकिन कौन सी ज्वालामुखी क्रिया होगी हम कह सकते थे। आप पढ़िएगा ज्वालामुखी में, जब ज्वालामुखी बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन वहां पे आप कनेक्ट कर पाते कि नहीं, ये निश्चित नहीं है। इसलिए अगर हमें लग रहा है यही बताना चाहिए तो हम बता देने की कोशिश करें। अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझ ही रहे हैं। चलिए और क्या होता है तब,
नया भूपटल का निर्माण होता है, जो कि आप देख ही रहे हैं। चलिए फिगर से समझते हैं इसको। यहां पे देख रहे हैं ये एरिया किसका है, लिथोस्फीयर का, है ना। ये लिथोस्फीयर ही होगा, ये है लिथोस्फीयर। और ये क्या होगा, स्टेनोस्फीयर, स्टेनोस्फीयर। यहां पे क्या होगा, यहां पे प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही, समझिएगा, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये क्या है नीचे, स्टेनोस्फीयर, यहाँ पे पिघली हुई चट्टाने हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो पिघली हुई चट्टाने हैं यहाँ पर क्या करेंगी, ये निकलेंगे ऊपर। भाई जब यहाँ से दबाव हट गया, ये ऊपर निकलेंगी। ऊपर निकलेंगे क्या होगा, यहीं पर निक्षेपित होगी, ठंडी होंगी, लावा का निक्षेप होगा, ऐसी संरचना बनना शुरू होगा। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर है। इसी चीज को क्या कहते हैं, यही है क्या, ज्वालामुखी का उद्गार। कैसे हो रहा है, किस प्रकार का, अभी हमने बताया दरारी प्रकार का। आप समझ रहे, दो प्लेटें ऐसे चौड़ी सी हैं, जब चली जा रहे हैं क्या बनेगा, दरार ही तो बनेगा ना, दरारी उद्गार होगा। बात क्लियर है। और इस प्रकार की जो प्लेटों का संचलन, इसे क्या कहते हैं, अपसरित प्लेट किनारा, ठीक है, या संवर्धित प्लेट किनारा। बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आपको नजर आ रहा होगा, देखिए हम ये जो बात बता रहे हैं, देखिए ये आवश्यक नहीं है कि एक प्लेट में, एक प्लेट के एक साइड में अगर वो अपसरित हो रही है तो दूसरे साइड में भी अपसरित हो, ये आवश्यक नहीं है। बात को समझिएगा। जैसे देखते हैं यहां पर तो ये दूर दूर जा रही हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे ये इसके पास आ रही है, इसके पास आ रही है, और ये मान लेते ये कम घनत्व वाली होगी, तभी तो इसके नीचे चली जा रही है। यहाँ पे भी देख रहे हैं ऐसी ही कंडीशन बन रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये कम घनत्व वाली है, यहाँ पे जब इसके पास आ रही थी ये नीचे चली जा रही। अब देखिए यहाँ पर दोनों चीज देखने को मिल गया, ये अपसरित मिल जा रहा है और ये अपसरित मिल जा रहा है, दोनों। बात क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं पालना है, कंफ्यूजन नहीं पालना है। अपसरित का मतलब दूर दूर और अपसरित का मतलब पास। चलिए अगले टाइप की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला है संरक्षित प्लेट किनारा या कंजर्वेटिव 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 प्लेट बाउंड्री। बात क्लियर है। कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री जो है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब ऐसे आप समझ लीजिए, जैसे ये दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, अगर सिचुएशन ऐसी बने, ये प्लेटें एक दूसरे के पास पास भी नहीं आ रही हैं, एक दूसरे से दूर भी नहीं जा रही हैं, बल्कि क्या हो रहा है, एक दूसरे से आसपास ऐसे रगड़ बना रही हैं। कहने का मतलब ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ऐसी कंडीशन में होता है क्या, संरक्षित प्लेट किनारा। ऐसी कंडीशन में बनता है संरक्षित प्लेट किनारा। और जो संरक्षित प्लेट किनारा बनता है, कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री बनता है, ऐसी कंडीशन में वहां पे ज्वालामुखी की संभावना कम होती है, बल्कि क्या बनता है, भूकंप ज्यादा आता है। और इसके अलावा क्या होता है, रूपांतरण भ्रंश बनता है, यानी ट्रांसफॉर्म कहते हैं इसे, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। क्या होता है अब आगे जानेंगे, इसको स्थल रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, ये भ्रंश बनता है। और कभी कभी संरक्षित प्लेट किनारा को रूपांतरण भ्रंश प्लेट किनारा भी कह देते हैं, रूपांतरण भ्रंश प्लेट किनारा भी कह देते हैं। ठीक है, आई थिंक यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसका फिगर देख लीजिए। जैसे ये देखिए ऊपर जा रहा है, ये प्लेट ऊपर जा रही, जाहिर सी बात जब ऐसे स्लाइड रगड़ कर रही है तो कंडीशन ऐसी बनेगी, जैसे थोड़ी सी बेंड तो हो सकती है ना। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे खाइयां बन जाती है, भ्रंश बन जाता है, भ्रंश बन जाएगा, पानी इकट्ठा होगा, झील बन जाएगी, बहुत सारी परिवर्तन उसमें आता है। ठीक है, इसको आप आगे सीखने वाले। आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़े, चलिए आगे। आज की क्लास यहीं तक। बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपको क्लास कैसा लगा। आप फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जरूर से जरूर लिखिएगा आपको क्लास कैसा लगा। इसके अलावा आपको क्या और जानना है, इसके बारे में भी आप लिखिएगा। इसके अलावा आपसे एक निवेदन रहता है, हमारी टीम का निवेदन क्या रहता है, आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए व्यूवर हैं तो। और अगर नए व्यूवर नहीं है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे फायदा क्या होगा आपका, तो फायदा क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा इससे। क्यों, क्योंकि जो हम यहाँ पे इतना चिल्ला रहे हैं, ये चिल्लाने का मतलब तभी निकलेगा कि ये जो चिल्लाहट है ये ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। हम मेहनत उतना ही करेंगे, कहने का मतलब मेहनत उतना ही करेंगे, ज्यादा लोगों को ये चीजें सीखने को मिले। ठीक है, वीडियो के स्टार्ट में हम इसलिए कभी नहीं कहते हैं कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये कहना मुझे सही नहीं लगता। मेरी टेक्निकल टीम बार बार कहती है कि आप ऐसा कहिए, तो मैं कभी कभी बीच में इसलिए कह दे रहा हूँ। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही बनती है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है बेहतर कंटेंट देना और आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को शेयर करना। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास पर, तब तक के लिए गुड बाय।